वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हम निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नई अवधारणा संभववाद पॉसिबलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। जो निश्चयवाद की अवधारणा थी उसके अंतर्गत यह अनुभव किया गया था कि मनुष्य की क्षमताओं को जो पर्यावरणीय या वातावरणीय शक्तियाँ हैं वो नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन वो मात्र प्रभाव डाल सकती हैं। तो इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। संभववाद नाम है, इससे हम समझ सकते हैं कि संभावनाएं को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। तो पर्यावरण है वो मनुष्य के समक्ष कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है और मनुष्य है वो अपनी चॉइस के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। तो ये थी इसकी मुख्य मुख्य बातें कि ये संभववाद क्या है, जिसके अंतर्गत माना गया है कि पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उन संभावनाओं का उपयोग मनुष्य अपनी चॉइस के अनुसार करता है। उन संभावनाओं में से जो उसको सूट करती है उसको वो अपना लेता है। तो ये था संभववाद। अब इस विचारधारा का जन्म है वो फ्रांस में हुआ और वहीं पर इसका विकास हुआ। इसके जन्मदाता है एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास को माना जाता है। और ये जो संभववाद शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे नामक भूगोलवेत्ता ने किया था। उनके अनुसार जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मानव है वो प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है और उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। ये संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावनाओं के दर्शन पर आधारित है। इस संदर्भ में फेब्रे ने एक अपना विचार दिया था। एक कथन है उनका जो कि बहुत प्रसिद्ध है, देर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन इज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ही इज द जज ऑफ देयर यूज। ये उनका फेब्रे का प्रसिद्ध कथन है। उनके अनुसार मनुष्य है उसका पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य पर्यावरणीय तत्व जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, इन सब का महत्व होता है, वही महत्व पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य का है। मनुष्य सर्वत्र जो संभावनाएं विद्यमान है उनका स्वामी है और वह अपनी जो आवश्यक संभावना है उसका चयन अपनी बुद्धि से, अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा करता है। इस संबंध में विडाल डी ला ब्लास है उनको जिनको कि इस संभववाद का जन्मदाता माना जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम है, संभववादी जो अप्रोच है उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। उनके अनुसार प्रकृति है वो मात्र एक परामर्शदाता के रूप में है। उनका ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने एक कथन दिया है, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। प्रकृति है वो एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, वो सिर्फ सलाह देती है और उन सलाहों में से मनुष्य है वो उन सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उससे जो अच्छा लगता है, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए महसूस होता है, वो उस सलाह को मनुष्य मानता है। तो जो पर्यावरणीय कारक हैं वो मानव को उतने प्रभावित नहीं करते, बल्कि मनुष्य है वो सामंजस्य के दौरान मनुष्य जब सामंजस्य बिठाता है उसके दौरान वे स्वयं परिवर्तित होते हैं। जो पर्यावरणीय कारक हैं वो खुद परिवर्तित होते हैं। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल और बौद्धिकता इनको मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण नियंत्रण के स्थान पर पर्यावरण को नियंत्रक के स्थान पर मात्र प्रभावक माना है कि वो सिर्फ प्रभाव डालता है, जिससे मानव क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती हैं। विडाल डी ला ब्लास है वो मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानते हैं जो एक्टिव है और पैसिव दोनों ही है।
ब्लास ने जो मानवीय कार्य है उनकी सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उनकी जो उपज की मात्रा है उसमें भी वृद्धि की है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए उनमें विभिन्न किस्में तैयार की हैं। जैसे विभिन्न फसलों की विभिन्न भिन्न किस्में मनुष्य ने बना ली हैं। इस संदर्भ में मानव की जो परिवर्तनकारी शक्ति है उस पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि मैन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज़ बीन सपोज्ड। कि मनुष्य ने जो ये लिविंग वर्ल्ड है इसको जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित किया है। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। डेविस के शिष्य थे ईशा बर्मन। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभववादी जड़ों को महत्वपूर्ण माना है। ईशा बर्मन के अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण और संसाधनों के उपयोग का स्वरूप और मात्रा भी बढ़ती जाती है। अन्य जो भूगोलवेत्ता जिन्होंने संभववाद के विकास में योगदान दिया था वो है कार्ल सावर, जीन ब्रून्स, हीगल, डिमाजिए। इन्होंने कुछ अपने प्रसिद्ध कथन दिए हैं जिनके द्वारा संभववाद का समर्थन होता है। तो इस संभववाद के समर्थन में दिए गए कुछ कथन हम देखते हैं। ब्लास ये हम देख लिया कि मैन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज़ बीन सपोज्ड। कार्ल सावर थे, इन्होंने संभववाद के जो समर्थन में अपना विचार दिया था कि नियतिवादी जो निश्चयवादी थे वो नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। उन्होंने मानवीय कौशल और क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा को बल दिया था। अब ब्लास के शिष्य थे एक जीन ब्रून्स, वो भी संभववाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना न हो, मतलब उसमें से कुछ चॉइस की संभावना न हो। हर जगह चॉइस, हर जगह संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज विद्यमान है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित की जाती हैं, कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं, परंतु मनुष्य इन सीमाओं को पूरी तरह तो नहीं लांघ पाता, लेकिन उनमें कुछ बदलाव अवश्य कर सकता है। ये कहना था ब्लास के शिष्य जीन ब्रून्स का। और ये जो परिवर्तन करता है मनुष्य, इस परिवर्तन से जो प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग के योग्य बना लेता है। जैसे प्राकृतिक रूप में खनिज उपलब्ध है, इन खनिजों से मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बहुत सारे नई नई मशीनें, उपकरण और अन्य संसाधन बनाए हैं। इसी प्रकार ईशा बर्मन थे जो कि प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भी संभववादी विचारधारा का समर्थन किया और इनकी एक पुस्तक है द पायनियर फ्रिंज। उस पुस्तक में उन्होंने इसके पक्ष में एक कथन दिया है कि द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ड। द मोमेंट वी गिव देम ह्यूमन एसोसिएशंस दे आर चेंजफुल एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। कि जो प्राकृतिक जो तत्व हैं उनको जब मनुष्य का साथ मिलता है तो वो परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है। जो ईशा बर्मन थे उनके अनुसार चिंतन और विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान और पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती हैं। वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी और अपनाई जाती हैं। जो सभ्यताएं होती हैं वो प्राकृतिक कारकों से नष्ट नहीं होती हैं, ये मानना है ईशा बर्मन का। उन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तथ्यों की खोज की जाती है और इनके विकास के साथ साथ इन्हें नवीन महत्व भी मिलता जाता है। इसी प्रकार
एक अन्य भूगोलवेत्ता थे, अन्य दार्शनिक थे हीगल। उन्होंने भी पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा उसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा कि मेरे सामने वातावरणीय निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे, अब वहाँ तुर्क रहते हैं, और यही इस मामले को समायोजित कर देता है कि संभववाद निश्चयवाद की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। एक अन्य जो भूगोलवेत्ता थे डिमाजिए, उन्होंने भी मानव शक्ति को सर्वोपरि माना है और उन्होंने कहा है कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं द्वारा, नदियों के नियंत्रण द्वारा, तो ऐसे कई सारे प्रयास किए हैं। उनके द्वारा मानव का जो भोजन है उसके लिए वातावरण में परिवर्तन किए हैं, नई किस्में बनाई हैं पौधों की, पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको नए तरीके से यूज करने के उन्होंने तरीके निकाले हैं। तो इस तरह से मनुष्य के भोजन के लिए कई सारे परिवर्तन मनुष्य ने किए हैं। इस प्रकार संभववाद है वो निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली एक विचारधारा थी, क्योंकि निश्चयवाद में तो पर्यावरण को ही नियंत्रक, पर्यावरण को ही सब कुछ माना था कि वो ही सब कुछ करता है, वो जैसा चाहता है पर्यावरण वैसा ही मनुष्य को करना पड़ता है। परंतु इसके विपरीत जो संभववादी विचारक थे उन्होंने कहा था कि पर्यावरण केवल, प्रकृति केवल कुछ संभावनाएं देती है मनुष्य को, कुछ चॉइस देती है, और मनुष्य उन चॉइस में से उसको जो अनुकूल लगती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनको लगती है, उन संभावनाओं को मनुष्य चुन लेता है। इस प्रकार मनुष्य है वो वातावरण से पूरी तरह नियंत्रित नहीं है, बल्कि वातावरण में भी कुछ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चेंज करता है। तो ये था संभववाद। अब संभववाद भी पूरी तरह से जो त्रुटिहीन नहीं है कि इसकी भी आलोचना की जा सकती है। इसकी आलोचना करते हुए बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कुछ अपना योगदान, जैसे ला फेब्रे है, कुमारी सैम्पुल है, इन्होंने इसकी आलोचना की है। जो संभववादी विचारक थे उन्होंने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण अनेक स्थानों पर उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। जो ला फेब्रे थे उन्होंने पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। बाद में उन्होंने लिखा था कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस तरह से उन्होंने संभववादी विचारधारा को समर्थन देते हुए भी इसकी आलोचना की थी और वातावरण के प्रभाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर संभववादी जो अन्य जो कुछ लोग थे वो भी प्राकृतिक शक्तियों, वो क्या करते थे कि वो प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य मानते थे संभववादी। परंतु जो एक निश्चयवादी विचारक थी कुमारी सैम्पुल, उनका कथन है वो इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी करता है चेंज, वो दिखावा करता है उसका, लेकिन प्रकृति अपनी तरफ से जो चेंज करती है, जो कार्य करती है, वो शोर शराबा नहीं करती, शांत रहकर कार्य करती है। अर्थात उनका कहने का मतलब था कि मनुष्य जितना प्रकृति को चेंज नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है और वो मौन रहकर ये कार्य करती है। मनुष्य को एहसास भी नहीं हो पाता कि उसे प्रकृति कंट्रोल कर रही है। लेकिन वर्तमान समय में है वो प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा को लांघ चुकी है और ये प्रभाव बहुत बड़ी आवाज़ के साथ आजकल प्रकट हो रहे हैं। जो विभिन्न संभववादी विचारक थे उन्होंने इस कथन का पुरजोर समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारक ब्रून्स थे। उन्होंने लिखा है कि क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। उन्होंने भी आगे जाकर मान लिया कि मनुष्य पृथ्वी पर निर्भर करता है, वो पृथ्वी को अपने हिसाब से पूरी तरह चेंज नहीं कर सकता। इस प्रकार अंत में स्वयं संभववादी विचारकों ने स्वीकार कर लिया था कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ही मानव विकास करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है
कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी संबंध और दोनों के जो आपसी संबंध हैं वो परस्पर सामंजस्य पर आधारित हैं। जो अपना विषय भूगोल है उसका मूल उद्देश्य ही प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। इस प्रकार था, ये था संभववाद।